तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए लगातार तरह तरह के माहौल बनाए जाने की कोशिशें चल रही हैं। जबकि पहले फेज के चुनाव में सिर्फ 4 दिन भी मुश्किल से अब नहीं है, चौथे दिन तो चुनाव ही है। आज 6 तारीख है। लगातार कट्टरपंथी ताकतें उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश में हैं। ओवैसी पर जो हमला है, ओवैसी पर हमला यूं ही नहीं है। ओवैसी पर हमले के खास संदर्भ हैं, खास मायने हैं, और कैसे बीजेपी हारते हुए खुद को देख रही है, यह ओवैसी के हमले या हिजाब के माहौल से आप समझ सकते हैं। जरा सोचिए कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बीजेपी अभी करने को नहीं समझ पा रही है, क्योंकि जितने दांव चलने थे 5 साल में बीजेपी ने चल दिए। उस दांव के बाद ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ हो चुका है, जितना भी हिंदू मुसलमान करना था। लव जिहाद, मजनू, ऑपरेशन मजनू, उसके अलावा तरह तरह के हथकंडे, वह सब कुछ बीजेपी अपना चुकी है उत्तर प्रदेश में, जो हिंदू और मुसलमान के नाते वह अपना सकती थी। ऐसे में वह राज्यों के बाहर फसादी माहौल बना रही है, और मीडिया जो पेड़ है, जो कि सत्ताधारी पार्टी की मीडिया है करीब करीब, वह लगातार देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पहले ओवैसी पर हमले को जिस तरह से टीवी चैनलों ने कल और परसों में 2 दिन में प्रसारित किया है, वह पूरा तरीका सांप्रदायिक है। वह कहीं से एक आपराधिक वारदात की तरह नहीं लिया जा रहा है। फिर एक हिंदू सेना पैदा हो गई बीच में, और हिंदू सेना कह रही है कि यह चेतावनी है। इसका मतलब वह चाहते हैं कि इस चुनाव को किसी भी तरह कट्टरपंथियों के हवाले करके प्रदेश की जनता को डराकर वोट लिया जाए। जी हां, इस बार खतरे में हिंदू महसूस करने को तैयार नहीं है, जैसा कि हर बार ये करते हैं। वो एक तरीका है इनके चुनाव का कि हिंदू को खतरे में डाल दें। तो हिंदू जब खतरे में नहीं पड़ रहा है, ऐसे में इन्होंने तरीका ये सोचा है कि ओवैसी को खतरे में डालकर हिंदू खतरे में आ जाएगा। उससे भी काम नहीं चला है। तो आप जरा याद करिए कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर फसाद पैदा कर दिया। हिजाब विमर्श चल पड़ा, कौन हिजाब पहनेगा नहीं पहनेगा। फिर हिंदू लड़कियां उतर गई सैफरन गमछा पहन के, एक भगवा गमछा पहन के। इस पूरे विवाद को इस समय क्यों पैदा किया जाता है? इसलिए कि बीजेपी हर स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसके पास विकास का जो झुंझुना है वह तो है ही, उसके अलावा जाति का झुंझुना, संप्रदाय का झुंझुना, खतरों का झुंझुना, जितने झुंझुने हैं सबको एक साथ इस्तेमाल करके बीजेपी चुनाव लड़ती है, और कहीं भी लड़ती है। यह उसकी आप रणनीतिक खासियत भी कह सकते हैं, और आप उसकी चालबाजियां, प्रशासन की असफलताएं, नाकामियां भी कह सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने आने तक यह सब कुछ बीजेपी की सफलता में बदल जाता है। इसलिए इस चाल को भी समझना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, कि कैसे पूरे चुनाव को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, और बनाए जाने में जो हथकंडा अपनाया जा रहा है वह बहुत गौर करने वाली बात है। जरा फर्ज करिए कि राहुल गांधी, जिन्होंने संसद में देश के खतरे को लेकर जो चीन से है, रोजगार को लेकर जो मोदी सरकार से है, और अव्यवस्था को लेकर जो सीधे योगी आदित्यनाथ से है, या राफेल डील को लेकर जो कुछ भी बातें कही हैं, उस पर कल राजनाथ सिंह ने सेना को ले लिया। कहा सेना पर सवाल उठाएंगे राहुल गांधी तो वो ठीक नहीं है। सवाल है कि राहुल गांधी ने सेना पर कब सवाल उठाया? सवाल उठाया है राहुल गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर, कूटनीतिक गलतियों, गड़बड़ियों और नाकामियों पर, चीन से डरने पर, चीन के मामले में चुप रहने पर। इन सब पर जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने, उसको जो है देशभक्ति के चश्मे में सेना का सवाल बना दिया गया। उसी तरह ओवैसी जब सवाल उठाते हैं, ओवैसी सवाल प्रशासन का उठाते हैं, शासन का उठाते हैं, कट्टरपंथ का उठाते हैं, तो उनको ढकेल दिया जाता है मुस्लिम कट्टरपंथ में। यह जो नैरेटिव गढ़ने का तरीका है बीजेपी में, यह भी एक चुनाव लड़ने का उसका तरीका है, जिससे कि जो भी समझदार लोग हैं, जो भी इस राजनीति को समझते हैं, उनको पार्टियों को चेताना चाहिए।
देखिए, जंजुआर पहले भी चिंता जाहिर कर चुका है डिजिटल चुनाव प्रचार पर। डिजिटल चुनाव प्रचार के खिलाफ विपक्ष की पार्टियों को ऐतराज करना चाहिए था। पहले फेज का चुनाव 3 दिन बाद है, 10 तारीख को। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 56 सीटों पर चुनाव है, जहां से एक मूड बनेगा। और ये पूरे चुनाव, जो इस पहले फेज में चुनाव है 10 तारीख को, उस चुनाव में विपक्ष का कोई प्रत्याशी जो भारी भीड़ भरकम कर रहा था, जिसको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देनी चाहिए थी, वो प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही। ओमिक्रॉन की लहर से पहले समाजवादी पार्टी की रैलियों में जिस तरह की भीड़ आरएलडी और समाजवादी पार्टी की रैलियों में हो रही थी, वह रैलियां यह बताने के लिए काफी थी कि सरकार के खिलाफ जनता का भयंकर गुस्सा है। और इसी गुस्से को देखते हुए और उसको कम करके आंकने के लिए डिजिटल चुनाव का झुंझुना थमा दिया गया। डिजिटल चुनाव के झुंझुने में स्थिति यह है कि अभी कई जगहों पर प्रत्याशी नहीं घोषित है, तो जाहिर तौर पर प्रत्याशी इलाके में भी नहीं जा पाएगा, उसका परिचय भी नहीं हो पाएगा, ये लोग जान भी नहीं पाएंगे कि किन पार्टियों के लोग कितने काबिल हैं, किन पार्टियों को वोट दिया जाना चाहिए। ऐसे में डिजिटल चुनाव उनके साथ है। जिन भी इलाकों में चुनाव है, आप समझिए कि हमारे देश के चुनाव में रुपया, पैसा, दारू, बंदूक का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। हम इन सब को एक्सेप्ट करते हुए लोकतंत्र में जीते हैं कि चुनाव महाभ्रष्ट चीज है, बगैर भ्रष्टाचार के वो संभव नहीं है। तो आप इस बात को भी समझते होंगे कि भ्रष्टाचार वही कर सकता है जिसके जेब में ज्यादा पैसा होगा। फिर आप इस बात को भी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के पास देश में सबसे ज्यादा पैसा है, यहां तक कि दूसरी जो पार्टी है उससे भी 4 गुना 5 गुना पैसा है, मतलब कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी जो सपा और आरएलडी इस समय बनी हुई है, वह किस बूते चुनाव लड़ेगी। आपको यह पता ही होगा कि इलाकों में वोट खरीदने का सिलसिला चल पड़ा है। जो पार्टी एमएलए खरीदने में वरदहस्त है, जो बीजेपी जीती हुई गोवा को कांग्रेस से छीन सकती है, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2024 प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता मुकम्मल करने के लिए वो क्या क्या प्रयास नहीं करेगी, किस किस तरह के जोड़ जुगाड़ तिकड़म तेरह नहीं करेगी। क्या इस बात से अनभिज्ञ है विपक्ष? ये सब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमएलए तो बाद में खरीदे जाएंगे, अभी वोटर खरीदे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर डिजिटल चुनाव में आप रैलियां भले न कर पाए, आप भीड़ भले न जुटा पाए, जनता के सामने सत्ताधारी पार्टी का पोल विपक्ष के नेता भले न खोल पाए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग पैसा जनता तक नहीं फेंकेंगे, दारू का लालच नहीं देंगे और वोट खरीद फरोख्त नहीं होगी, इसका तो कोई प्रतिबंध है नहीं और यह दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसे में चुनाव को हर स्तर पर जीतने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हिजाब से असदुद्दीन ओवैसी के जरिए जाट वर्सेज मुसलमान करने के को लेकर यह सारे 3 तिकड़म बीजेपी ने शुरू कर दिए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपको कथा सुनाएं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकता को जो नैरेटिव घोषित किया गया टीवी में, या आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जाट और मुस्लिम एकता बहुत महान चीज है। यह आप समझिए कि यह बीजेपी का नैरेटिव है, यह विपक्ष का नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप जाट और मुस्लिम एकता की बात करते हैं, बीजेपी दूसरे जो जातियां हैं उसको अपने साथ समाहित करने की तरफ बढ़ लेती है। दूसरा, वो जातियां भी महसूस करती हैं कि इन दोनों को ही प्रायोरिटी जब आरएलडी और सपा दे रही है, तो हम इनके क्यों जाएं। हम इन्हीं के नाम हैं, इन्हीं की बातें हैं, इन्हीं की चर्चाएं हैं, इन्हीं के टीवी चैनलों पर लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्यों जाएं। तो आप जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के देवबंद जैसी सीट में भी अगर केवल मुसलमान और जाट एक हो जाएं, या जो भी एकता अगर केवल मुस्लिम भी एक हो जाए, तो भी देवबंद जैसी सीट पर भी मुसलमान नहीं जीत पाता है। और यह आज की कहानी नहीं है। आपको याद दिला दें कि पिछले 40 सालों के विधानसभा चुनाव के इतिहास में सिर्फ 2 बार मुस्लिम कैंडिडेट जीता है देवबंद से, बाकी हर बार हिंदू कैंडिडेट ही जीतता है। ये उदाहरण काफी है कि सिर्फ आप 1 और 2 जातियों का जो हाईलाइट कर रहे हैं, उससे नहीं चुनाव जीत पाएंगे।
वह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यह जो नैरेटिव गढ़ा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसको कि सत्ताधारी पार्टी की जो विरोधी मीडिया है, या जो अखिलेश और आरएलडी की समर्थक मीडिया है, या उसके जो समर्थक बुद्धिजीवी और लोग हैं, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि जाट और मुस्लिम एकता, यह जाट और मुस्लिम एकता का जो नैरेटिव है, वह नैरेटिव बीजेपी की देन है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जाट हमारे खिलाफ हैं। किसान आंदोलन हो या किसान आंदोलन से ज्यादा हरियाणा का जो आंदोलन था, जिसमें जाट युवा मारे गए, जाट सड़कों पर उतरे और उसके बाद बवाल हुआ पूरे हरियाणा में, पूरा जातिवादी संघर्ष हो गया, जिसके बाद बीजेपी जीत कर आई है और गैर जाट मुख्यमंत्री उसने हरियाणा में बनाया। उसी की चुनौती है कि बीजेपी जानती है कि हमारे खिलाफ जाट हो गए हैं। अब रही बात मुसलमानों की, वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा से हैं, क्योंकि बीजेपी वह पार्टी है जो कि इसी आधार पर नफरत, उन्हीं के खिलाफ नफरत फैलाकर चुनाव लड़ती है। तो जरा आप एक जागरूक नागरिक और वोटर होने के नाते सोचिए कि जाट और मुस्लिम एकता विपक्ष का नैरेटिव कैसे हो सकता है? वो नहीं है। यह सत्ता पक्ष का नैरेटिव है, जिसको विपक्ष के पत्रकार, बुद्धिजीवी और समझदार और उसके समर्थक लेके उड़े पड़े हैं। इससे नुकसान विपक्ष का यह होगा कि जो दूसरी जातियों के वोटर हैं, चाहे पश्चिम में हो चाहे कहीं और हो, उनको लगता है कि ये तो सिर्फ इनके, जैसे पूरब में चले जाइए तो पूरब में मुस्लिम और यादव एकता की बात होने लगती है, तो दूसरी जातियों को लगता है कि हमको क्या काम है। दूसरा कि टकराहट का जो प्रश्न है, सामाजिक टकराहट, वो यादवों से, मुसलमानों से, समाज के बड़े तबकों के रहता है, पड़ोसी होने के नाते, काम धाम के चलते, वह भी एक दूसरे रूप में प्रस्तुत होने लगता है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट से बहुत सारी जातियों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, झगड़े हैं, टंटे हैं, उत्पीड़न है, गाली गलौज है। उन चक्करों में ये होता है कि सपा तो जाटों और मुसलमानों को लेकर ऊपर आ रही है, हमें दूसरी जातियां फिर सहम जाती हैं, फिर वह सोचती हैं कि बीजेपी के साथ हमें राहत मिलेगी, क्योंकि मायावती तो लड़ नहीं रही हैं ढंग से। तो इस पूरे नैरेटिव में हो क्या नुकसान रहा है कि सांप्रदायिकता हो या फिर विकास हो या फिर चुनाव का नैरेटिव हो, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष गफलत में दिखाई देता है और यह गफलत नुकसान कर सकता है। जो सीटें दी गई हैं, जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, वह तो उतार दिए गए, जो गड़बड़ी हुई पश्चिम में वो हो गई, लेकिन उस बहस को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि हर पार्टी कुछ ना कुछ गलती करती है कैंडिडेट उतारने में। लेकिन जो जातीय संरचना के आधार पर जो एक नैरेटिव गढ़ा गया है पश्चिम में कि जाट और मुस्लिम एकता जो है विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है, यह एक नुकसान होगा। क्योंकि जाट, आप यकीन मानिए कि पूरे जाट विपक्ष के साथ नहीं है। जाटों का एक हिस्सा अभी भी हिंदू है। जैसे इस विमर्श में कोई संदेह नहीं, इस सवाल में कोई संदेह नहीं कि जाट पहले किसान है या जाट पहले हिंदू है, तो यकीन मानिए कि जाट पहले अपने को हिंदू ही डिक्लेयर करेगा, और जब हिंदू डिक्लेयर करेगा तो वह हिंदूवादी पार्टी के पास होता है, और ये संकट है। तो जाहिर तौर पर सभी जातियां, सभी पार्टियों की वोटर होती हैं। तो ये नैरेटिव कैसे गढ़ा गया कि जाट और मुस्लिम एकता कैसे संभव है? मुसलमान भी बहुत सारे वोट देंगे दूसरे लोगों को, जाट भी बहुत सारे दूसरे लोगों को वोट देंगे। ये जरूर है कि मैक्सिमम उनका बहुतायत, मतलब 70-80% संभवतः सपा को वोट दे सकता है। ये जरूरी नहीं है। मुसलमानों के बारे में भले आप कह सकते हैं कि 80% मुस्लिम वोट दे सकते हैं सपा को, लेकिन जाटों के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जाट समाज की अपने तरीके हैं। जब हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं तो वहां जाट अखिलेश यादव को जातिवादी ढंग से पसंद नहीं करते, वो पूरा लॉजिक देते हैं। आप उसे इनकार कर सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, आप अपने चैनल पर, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वाली मीडिया हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल, अपने चैनल पर, अपने न्यूज चैनल पर ये सब खबरें आप नहीं दिखाते हैं या आप सब नहीं देख पाते, लेकिन सच ये है। तो इस सच को समझते हुए यह जरूरी है कि इसकी काट खड़ी की जाए और विपक्ष यह साबित करे वह कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, न कि इस नैरेटिव में फंसे कि जाट और मुस्लिम उसके साथ हैं। जाट और मुस्लिम उसके साथ हैं करके बीजेपी वही खेल कर रही है जैसे जो खेल वो मीडिया में करती है।
जैसे बीजेपी ने पिछले 7 सालों में मीडिया के 1-2 चैनलों को आपके लिए छोड़ दिया है जो विरोध करने वाली पत्रकारिता है, और बाकी सब पर उसने कब्जा कर लिया है। उससे क्या होता है कि आप अपना वाला चैनल देख लेते हैं और बाकी देश की आपको हवा नहीं रहती। ठीक यही बात बीजेपी ने यहां भी किया है, और यह जाट और मुस्लिम एकता का जो नैरेटिव पश्चिम में गढ़ा है, उस गढ़न का नुकसान यह होगा कि दूसरी जातियां इन गठबंधन की पार्टियों से छूट जाएंगी। दलित पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो बसपा के साथ हैं, क्योंकि वोट कोई नहीं बर्बाद करना चाहता। वो जानते हैं कि मायावती नहीं जीत रही है, तो हो सकता है जो कैंडिडेट खड़ा हो वो अपना वोट कुछ ले आए, लेकिन बहुतायत तो वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। ऐसे में अब चाहिए ये कि बीजेपी अलग अलग स्तरों पर लड़ रही है चुनाव, मतलब दंगे और फसाद के भी स्तर पर, हिजाब के भी स्तर पर। कर्नाटक से उठा लाई हिजाब और डाल दिया उत्तर प्रदेश में। अब यूपी की सड़कों पर बहस हिजाब पर चल रही साहब। खत्म हो गया विकास। विकास पर कोई बात इस समय यूपी में नहीं चल रही है। आप बस स्टैंड, सड़क, गांव गिराव सभी चले जाइए। एक तो महिला हो गई, स्त्री का मुद्दा हो गया, वैसे भी मर्द समाज मजा ले लेके बतियाता है, ऊपर से ये हिजाब हो गया, और सैफरन लड़कियां आ गई, उधर ओसवुद्दीन ओवैसी पर हमला हो गया, फिर हिंदू सेना आ गई, फिर उसको पुरस्कार देने लगी हमलावरों को। तो ले दे के जो माहौल है, और टीवी चैनल तो है ही है, शाम को डंके की चोट और हुंकार और हल्ला बोल और जल्ला बोल ये सब तो है ही। तो ले दे के स्थिति ऐसी बन रही है कि विपक्ष जो सत्ताधारी मीडिया का नैरेटिव है उसी में मजा लेने को अभिशप्त हो रहा है। उसको सही चीज पकड़ में नहीं आ रही। अगर वह पकड़ में नहीं आएगी तो फिर जीत भी पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए भूल जाएं पश्चिम में ये नैरेटिव कि दलित, जाट और मुस्लिम एकता से जीतेगा विपक्ष चुनाव, और उसी तरह पूरब में यादव और मुस्लिम एकता से जीतेगा, इसको भूल जाना चाहिए। ये नैरेटिव ही बीजेपी का दिया हुआ है, चिपका दिया है बीजेपी ने विपक्ष की पार्टियों पर। तो आज की बात इसी बात पर थी कि कैसे बीजेपी पूरे स्तर पर हर तरफ से चुनाव, मतलब विकास पर भी, जो उसने विकास किया उस पर भी लड़ रही, दंगा फसाद पर भी लड़ रही, कट्टरपंथ पर भी है, और नैरेटिव भी अपना पकड़ा दे रही है। इसके बीच विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है, और फिर डिजिटल चुनाव की भी मार है विपक्ष पर। इन सब के बावजूद अगर विपक्ष इस बार सरकार बनाने में कामयाब होता है तो जाहिर तौर पर इतिहास बनेगा, और सरकार बना सकता है विपक्ष। ऐसा कोई आश्चर्य की 7वां आश्चर्य नहीं। 2012 में भी समाजवादी पार्टी इसी स्थिति में थी 47-48 पर, और उसने 226 सीटें जीती थी। इसलिए कोई नई बात नहीं है, जीत सकती है समाजवादी पार्टी। आरएलडी का इस बार गठबंधन है, यह सब संभव है। लेकिन बीजेपी के नैरेटिव पर चुनाव लड़ेगा अगर विपक्ष, तो नहीं जीत पाएगा। आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर जाट और मुस्लिम एकता के नरेशन से चुनाव लड़ा जाएगा पश्चिम में, और वो माहौल बनाया जाएगा, और दूसरी जातियां पक्ष में नहीं आएंगी, तो जीत बहुत आसान नहीं होगी। क्योंकि जीत कोई दिल्ली में बैठकर उंगली पर गिनने की चीज नहीं, बल्कि सीट वाइज महत्व रखता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जातियों और समाजों की पकड़ है। तो इस छवि से उबरना चाहिए विपक्ष को। आज की बात बस इतनी ही। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।